फैक्टर इंडोमेंट्स एंड हेशर-ओलन थ्योरी। कहानी स्टार्ट होती है हेशर-ओलन थ्योरी। अच्छा जी, हेडिंग दे दें जरा आप नोटबुक पे, हेशर-ओलन थ्योरी के साथ साथ आप जरा डायरी पे लिखते भी जाएं ताकि आपको तरतीब पता चल जाए कैसे करना है। हेशर-ओलन के क्या स्पेलिंग होते हैं? क्वेश्चन है एक्सप्लेन हेशर-ओलन थ्योरी ग्राफिकली। पूरा 25 नंबर का सवाल। सबसे पहले आपने करना है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा आगे जाके, जरा मैं बताता हूँ, यहाँ पे पेज नंबर 118 है। यहाँ से निशान कर लें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये बताता है कि 1919 में हैशर, जो कि एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट था, उसने एक आर्टिकल पब्लिश किया। किस नाम से? द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के नाम से, जिसमें उसने ये मॉडर्न थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड की उसकी बुनियाद रखी। याद रखिए, इससे पहले जो थ्योरी पढ़ी जाती थी, सीखी जाती थी, मेन दो ही थ्योरीज थी। एक तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, एक कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। इसी तरह लोग वो टेबल शेबल बना के और समझते थे कि अच्छा जी, नेशन ए है, नेशन बी है, उसके उसमें एडवांटेज है, उसमें डिसएडवांटेज है। एक कोई सिस्टमेटिक वे में मैकेनिज्म कोई नहीं था जो इसको मोर रियलिस्टिक अप्रोच बनाता हो। तो बेसिकली इनका मकसद यही था कि इंटरनेशनल ट्रेड को समझने के लिए कोई ऐसी अप्रोच इंट्रोड्यूस करवाई जाए जिससे लॉजिकली ये बात समझ आए कि कौन सा नेशन किस कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करेगा और दूसरा नेशन किस में स्पेशलाइजेशन नहीं करेगा, एक्सपोर्ट किसे करेगा, इंपोर्ट किसे करेगा। ये कैसे चेक किया जाता है कि कोई भी नेशन लेबर अबंडेंट कब होता है, कैपिटल अबंडेंट कब होता है, कोई भी कमोडिटी लेबर इंटेंसिव कब होती है, कैपिटल इंटेंसिव कब होती है। ये सारा कुछ समझने के लिए फिर ये थ्योरी बड़ी जबरदस्त है। और हैशर-ओलन थ्योरी को मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये भी कहते हैं। अगर आपसे बोले मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सप्लेन करें तो कौन सी थ्योरी लिखेंगे? एशर ओलम। हैशर-ओलन। अच्छा जी, ये जो इसने 1919 में आर्टिकल लिखा, इस आर्टिकल की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। लोगों को इसमें मिर्च मसाला नहीं नजर आ रहा होगा, कोई उनके काम की बातें नहीं नजर आ रही होंगी। इसी को फिर ज्यादा बेहतर तरीके से इसके अंदर जो लूप होल्स हैं उसको दूर किए और उसकी खामियों को बेहतर तरीके से वो ओवरकम करके इस थ्योरी को स्ट्रेंथन किया। हैशर का ही एक स्टूडेंट था, बैटल ओलेन, another Swedish economist and former student of Escher, picked it up, built on it, clarified it, and 1933 में इसको पब्लिश कर देता है अपनी एक बुक के अंदर जिसका नाम था इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो जिस वक्त उसने इसमें पब्लिश किया तो अच्छी खासी लोगों ने फिर इसके ऊपर तवज्जो दी और इस थ्योरी को पजीराई मिली। ओके हो गया जी, यहाँ तक कहानी समझ लगी? जी सर। हाँ, 1977 में नोबेल प्राइज भी इनको अपने इस इंटरनेशनल वर्क के की वजह से मिल चुका है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ये नोबेल प्राइज मिलना। The Hesher-Ohlin theory can be presented in nutshell in form of two theorem, HO थ्योरम और फैक्टर प्राइज। ये खैर काट दे, यहाँ तक ही आप रखें। इंट्रोडक्शन इतना हो गया। डेफिनेशन में ये आपको यहाँ से मिलेगी। यहाँ से बल्कि आप निशान कर लें। A nation will export the commodity whose production requires the intensive use of nation's relatively abundant and cheap factor, and import the commodity whose production requires the intensive use of nation's relatively scarce and expensive factor. नेशन एक्सपोर्ट और स्पेशलाइजेशन उस प्रोडक्ट में करेगी जो रिलेटिवली अबंडेंट होगा और चीप होगा, और दूसरी तरफ इंपोर्ट उस कमोडिटी को करेगी जो रिलेटिवली स्केर्स होगा और एक्सपेंसिव होगा। बात समझ लग रही है? स्केर्स का मतलब है जो कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, डिमांड पूरी करने की एबिलिटी नहीं रखता, तो इसी वजह से वो महंगा भी होगा। जिस प्रोडक्ट का या जिस रॉ मटेरियल का क्वांटिटी वाइज आपके पास वो बहुतात होगी, अबंडेंट होंगे आप, वो फिर चीप भी होगा। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का ये उसने एक तरीका बता दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं। इन शॉर्ट द रिलेटिवली, ये आगे उसने आसान वर्डिंग में लिख दिया।
In short, the relatively labor-rich nation export relatively labor-intensive commodity and import relatively capital-intensive commodity. यहाँ तक निशान कर लें, ये डेफिनेशन होगी। उसके बाद नंबर 3 पे आपने लिखनी है assumptions। assumptions के लिए आप वापस चैप्टर के स्टार्ट में चले जाएं, क्योंकि ये स्टार्ट ही एशर रोलन की assumption से है। बहुत इंपॉर्टेंट assumption है, और इन assumptions को जितना अच्छा कर सकते हैं तैयार, जितना अच्छा कर सकते हैं कर लें। एक तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेपरेट सिर्फ एशर रोलन की assumptions वो 8-10 नंबर के लिए वो पूछ लेता होता है। और दूसरे नंबर पे ये जरूरी क्यों है, क्योंकि आगे वाली जितनी भी थ्योरीज आएंगी एंड तक, इस बुक के जितने भी चैप्टर हैं, बेस यही assumptions हैं। इन्हीं assumptions को बेस मानते हुए किसी एक आधी assumptions को रिलैक्स करेंगे, उसको वायलेट करेंगे, नई थ्योरी बन जाएगी। किसी एक आधी assumptions को हम बीच में से स्किप करेंगे, नई थ्योरी बन जाएगी। किसी एक आधी assumption के अपोजिट जाएंगे, अगेंस्ट जाएंगे, नई थ्योरी बन जाएगी। इस वजह से आपने इसकी assumptions लाजमी कर लेनी, और ये मॉडर्न थ्योरी की बेस है। आगे वाली जितनी भी थ्योरीज हैं वो उसी सूरत में समझ आएंगी अगर आप हैशर रोलन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो assumptions इसकी बहुत आसान है, कोई भी इसमें एक assumption भी नहीं है जो आपको तंग करेगी, मुश्किल होगी। सबसे पहले जी, हैशर रोलन इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग assumption। नंबर 1, देयर आर टू नेशंस, नेशन 1 एंड 2, टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई, टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर एंड कैपिटल। ये तो सारी पुरानी बातें, इसमें है कोई नई बात? नो सर। ठीक हो गया, पहली assumptions तो assumption होगी तैयार। अब नंबर 2, बोथ नेशन यूज द सेम टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में सेम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। अब सेम टेक्नोलॉजी माइंड में ये आता है कि एक नेशन हम ये मानते हैं कि लेबर अबंडेंट है, एक नेशन कैपिटल अबंडेंट है। ये लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करता है और ये कैपिटल इंटेंसिव यूज करता है, क्योंकि जो जिसमें स्पेशलाइजेशन रखेगा जिस टेक्नोलॉजी में, उसी टेक्नोलॉजी को यूज करेगा ना। तो इधर ये कह रहा है कि सेम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। इसका कोई जवाब आप में से दे सकता है तो वो बता दे मुझे। सर आपने क्या पूछा था? मैंने तो अभी दोबारा कनेक्ट हुआ है। क्या पूछा आपने क्वेश्चन? मैंने ये पूछा है कि जो लेबर अबंडेंट है वो तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लगाएगा, जो कैपिटल अबंडेंट नेशन है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लगाएगा। ऐसा ही होता है ना? जी हाँ, तो यहाँ पे नंबर 2 assumption पे लिखा हुआ है दोनों नेशन सेम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? सर, इसका ये मतलब तो नहीं है इनकी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और बाकी चीजें इनकी सेम होंगी? हाँ जी, यही मतलब है ना। बाकी सारे इतने सोच में पड़ गए हैं, पता नहीं कितनी मुश्किल बात है। ये जो सहूलतें इसके पास हैं वही सहूलतें इसके पास है। उन्हीं सेम सहूलतों में रहते हुए ये लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा, उन्हीं सहूलतों में रहते हुए ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। अब मेरा ख्याल बात समझ आ गई। जी सर। हाँ, इसके पास भी एलईडी बल्ब हैं और इसके पास भी एलईडी बल्ब है, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी में लगाए, ये वाले कैपिटल में लगाए, इनकी अपनी मर्जी है। तो सेम टेक्नोलॉजी है दोनों के पास, दोनों के पास 4G है। नंबर 3, कमोडिटी एक्स इज लेबर इंटेंसिव एंड कमोडिटी वाई इज कैपिटल इंटेंसिव इन बोथ नेशन। ऐसा नहीं होगा कि एक्स लेबर इंटेंसिव एक तरफ है, दूसरी नेशन में वही एक्स कैपिटल इंटेंसिव हो जाएगा। ये इसकी इस अजम्पशन की वायलेशन हम आगे जाके सीखेंगे, तो एक नई थ्योरी जनरेट हो जाएगी जिसे फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल बोलेंगे। लेकिन अभी हमने फिलहाल पीछे जो थ्योरीज में अज्यूम करते हैं, इधर भी वही बात है कि एक्स लेबर इंटेंसिव है, वाई कैपिटल इंटेंसिव है। वही पुरानी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं। बोथ कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड अंडर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब तो सबको पता होगा, कोई बता दे जरा क्या होता है? ऐसे फर्क को नहीं पता। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब ये होगा कि अगर आपने 100% इनपुट में इजाफा किया, आउटपुट भी 100% इंक्रीज हो जाएगी। इसे बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जितना इनपुट में इजाफा करेंगे उतना ही आउट, जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा होगा। ये 4 assumptions पहले ही मैंने करवा दी थी कि जो नंबर 4 पे है, बोथ कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड अंडर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब नंबर 5 पे है, इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन होगी इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ नेशंस। इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन का मतलब समझते हो? इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन बोलते हैं कि एक नेशन जिसकी एक्स कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन है वो 100% एक्स ही नहीं बनाएगा, ज्यादा एक्स तो बना लेगा लेकिन कुछ ना कुछ वाई भी बनाएगा। इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट। कंप्लीट स्पेशलाइजेशन में तो ये हुआ था कि एक नेशन की जिसमें स्पेशलाइजेशन है या स्पेशलिटी है वो 100% उसी कमोडिटी को ही बनाएगा। लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन है, ज्यादा वो अपनी फेवरेट कमोडिटी को बनाएगा लेकिन कम वो दूसरे को भी बनाएगा। ओके।
और इसके बाद आगे है टेस्ट्स आर इक्वल इन बोथ नेशन। दोनों नेशन के टेस्ट जो हैं वो सेम रहेंगे। देर आर नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टैरिफ एंड अदर ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड फ्री होगी और उसके दरमियान जितनी भी रुकावटें हैं हमने वो अज्यूम करना है कि वो कांस्टेंट है या है ही नहीं। वो कौन कौन सी रुकावटें हो सकती हैं? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम फर्ज करेंगे कि जीरो है। दूसरा ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स भी हम फर्ज करेंगे कि वो भी नहीं है, ट्रेड फ्री है। तो ये सारी हमने रुकावटें फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी फर्ज किया कि खत्म हो गई। उसके बाद नंबर 10 पे आर रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड इन बोथ नेशंस। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज होंगे, आइडल रिसोर्सेज नहीं होंगे। और नंबर 11 पे इंटरनेशनल ट्रेड वो बैलेंस होगी। इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस का मतलब ये हुआ एक नेशन जो 100 यूनिट एक्स के बेचता है उसके बदले में वाई के उसको 100 यूनिट ही मिलेंगे। ठीक है, ये नहीं होगा कि एक्सपोर्ट 100 की है और उसके बदले में इम्पोर्ट 200 की हो गई है, ये फिर इम्बैलेंस हो गया। तो हमेशा ये ट्रेड बैलेंस रहेगी, जितने यूनिट देंगे उतने ही मिलेंगे। डन, वो आपने देख लेना है। उसके बाद अजम्पशंस तीसरे नंबर पे, और अजम्पशंस के बाद अब आगे फैक्टर इंटेंसिटी। ये है, ये पहला पैराग्राफ काट दे 5.3, ये नीचे आ गया फैक्टर इंटेंसिटी, ये निशान कर ले। फैक्टर इंटेंसिटी आपने ये याद रखनी है बात कि फैक्टर दो हैं प्रोडक्शन के, एक कैपिटल और दूसरा लेबर। आपने कोई चीज तैयार करनी है या तो वो लेबर की मदद से तैयार, मतलब यूज तो दोनों ही होनी है, या तो लेबर आप ज्यादा लगाएंगे या तो कैपिटल ज्यादा लगाएंगे और लेबर कम लगाएंगे। दो ही तरीके हो सकते हैं ना। अगर तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ही दो, लेबर और कैपिटल, तो लेबर ज्यादा कैपिटल कम, या कैपिटल ज्यादा लेबर कम। ये नहीं होगा कि सिर्फ एक ही चीज लगे। लेबर और कैपिटल दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए। अगर लेबर ज्यादा लग रही है कैपिटल के मुकाबले में तो इसे बोलेंगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक। क्या बोलेंगे? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और इसी तरह एक चीज पैदा करने में कैपिटल ज्यादा लग रहा है, उसे बोलेंगे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ओके। सही है। अब हैंडमेड फुटबॉल, सियालकोट को खेलों का शहर भी कहा जाता है और वहां पे हाथ से बने फुटबॉल की पूरी दुनिया भर में मांग है। छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं मुतालिया पाकिस्तान में, आपको भी याद होगी इस तरह की बात। तो वो फुटबॉल जो हाथ से तैयार हो रहा है वो लेबर इंटेंसिव है। अगर आप अमेरिका की बात करें तो वो मशीन से तैयार करता है। इसका मतलब है वहां पे वो फुटबॉल कैपिटल इंटेंसिव। तो जो चीज जिसमें ज्यादा आप इस्तेमाल करें वो लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव हो सकती है। इसी तरह आप अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में अगर जो आप रूटीन की इस्तेमाल कर रहे हैं उनको देखें तो आपको इजीली पता चल जाएगा ये अच्छा भाई ये लेबर इंटेंसिव है, ये कैपिटल इंटेंसिव है। अब फाइंड कैसे की जाती है ये चीज लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव? उसके यहाँ पे मेथड लिखा हुआ है। मेथड एक है या दो है ये देख लेते हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ टू कमोडिटी वी से दैट कमोडिटी वाई इज कैपिटल इंटेंसिव इफ कैपिटल लेबर रेशो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ वाई वो ग्रेटर होगी के ओवर एल जो आपकी एक्स में यूज हो रहा है। एक्स और वाई का कंपैरिजन करेंगे, के ओवर एल की रेशो किस में ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, वाई में या एक्स में? जिसमें ज्यादा इस्तेमाल हुई वो कैपिटल इंटेंसिव होगा, जिसमें कम इस्तेमाल हुई वो लेबर इंटेंसिव होगा। ओके। ठीक है सर। ये के ऊपर है, के ऊपर रखेंगे तो ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक फाइंड करने का फार्मूला बन गया। हाँ, अगर आप एल ओवर के फाइंड कर लेते हैं तो एल ओवर के वाई में और एक्स में ये आप चेक करें कि जिसमें ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो फिर लेबर इंटेंसिव होगा, क्योंकि ऊपर अब आपने लेबर रख लिया। जो चीज ऊपर होगी उस हिसाब से फिर हम ये कंपेयर किया करेंगे कैपिटल इंटेंसिव चेक कर रहे हैं या लेबर इंटेंसिव। तो ये आपको इतनी सेंस होनी चाहिए कि लेबर इंटेंसिटी चेक कर रहे हैं या कैपिटल इंटेंसिटी। तो यही लिखा हुआ है इधर भी, केवल एल जिसमें ज्यादा होगी वो फिर कैपिटल इंटेंसिव होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ 2 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड 2 यूनिट ऑफ लेबर, ये आपको रिक्वायर्ड है वाई का 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। कैपिटल लेबर रेशो वो तो 1 होगी ना, 2/2 किया इक्वल टू 1 हो गया। इफ एट द सेम टाइम 1 कैपिटल 4 लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्स, तो इसका मतलब है केवल एक्स में 1/4 हो गई। तो एक्स में 1/4, वाई में 1, तो इसका मतलब है वाई कैपिटल इंटेंसिव हुआ ना। जी सर। हाँ, ये आपने याद रखना। अब यहाँ पे
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, नोट दैट इट इज नॉट एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर, जिसकी वजह से हम फैसला करते हैं कि लेबर इंटेंसिव कौन सी है। हम रेशियो यूज कर रहे हैं, एब्सोल्यूट अमाउंट उसको देख के फैसला नहीं कर रहे हैं। जिसकी रेशियो ज्यादा होगी वो डिसाइड करेगी कि कौन सी प्रोडक्ट लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव है। मसलन आपने 8 यूनिट कैपिटल के और 12 यूनिट लेबर के लगाए एक्स का 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरी तरफ आप 2 यूनिट कैपिटल के और 1 यूनिट लेबर का लगाते हैं वाई का 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। हालांकि कैपिटल यहाँ पे 8 लग रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ 2 लग रहे हैं, तो होना तो ये चाहिए कि एक्स कैपिटल इंटेंसिव होना चाहिए, ऐसे ही है ना। जी सर। लेकिन वाई कैपिटल इंटेंसिव है। क्यों? क्योंकि रेशो इसकी 2/1 = 2, 8/12 करें तो ये 4/3, ये 0 पॉइंट समथिंग 0.7 समथिंग इस तरह करके आता है। तो इसकी रेशियो ज्यादा नहीं कर रही है, इसका मतलब है वाई कैपिटल इंटेंसिव है। तो यही इन्होंने बताया हुआ है कि एब्सोल्यूट अमाउंट से कभी भी फैसला नहीं करेंगे, हम रेशियो से फैसला करेंगे। तो ये पूरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, ये आपने चेक कर लेना है। और आगे इसकी डायग्राम है, और ये नीचे आगे ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ तक ही आपका आज का होमवर्क है। ये डायग्राम बनी कैसे है, यहाँ पे वो कहते हैं जी ये नेशन वन, ये नेशन टू। अब नेशन वन में फर्ज करें वाई का 1 यूनिट बनाने के लिए एक्स कैपिटल के 4 यूनिट और लेबर के भी 4 यूनिट रिक्वायर्ड है। तो ये 4 और 4 के इंटरसेक्शन से 0 से एक रे गुजारे, इधर से ये गुजर गई, तो ये K/L = 1 हो गया ना। 4/4 = 1 नहीं होता है, समझे बात। जी सर। और एक्स में वो कहता है जी, एक्स में फर्ज कर लें कि एक्स का 1 यूनिट बनाने के लिए कैपिटल का 1 और लेबर के 4 लग रहे हैं, तो 1 और 4 0 से लाइन गुजारी ये। अब ये दो प्रोडक्शन की लाइनें आ गई, ये वाई के लिए ऊपर वाली, नीचे वाली एक्स के लिए। ऊपर वाली लाइन उसमें केवल एल की रेशियो ज्यादा है, नीचे वाली लाइन में केवल एल की रेशियो 1 है। देखो इसकी 1, इसकी 1/4, नीचे वाली की कम है। तो इसका मतलब साबित हुआ वाई कैपिटल इंटेंसिव है और एक्स लेबर इंटेंसिव है। ओके, यहाँ पे जी सर। नेशन टू में कहता है फर्ज कर लें वाई का 1 बनाने के लिए कैपिटल 4 और लेबर 1। तो ये आपने एक लाइन गुजार दी, ये वाई की प्रोडक्शन को शो कर रही है। कैपिटल एक्स का 1 बनाने के लिए कैपिटल के 2, लेबर के भी 2। तो ये लाइन आ गई इसकी, इसकी रेशियो 4 निकल आई, इसकी रेशियो 1 निकल आई, तो ये ज्यादा है वैल्यू। इसका मतलब है वाई लेबर सॉरी कैपिटल इंटेंसिव है नेशन टू में भी। तो ये दोनों नेशंस, उनकी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। वैसे भी रेशियो को अगर आप साइड पे रखें, ये लाइनें देख के भी आपने अंदाजा लगा लेना है। इस तरफ कैपिटल है, तो जो लाइन कैपिटल के ज्यादा करीब है, ये ऊपर वाली लाइन ज्यादा करीब है, इसका मतलब है ये वाली कैपिटल इंटेंसिव है। और जो लाइन लेबर के ज्यादा करीब है वो लेबर इंटेंसिव है। तो ये वाई की प्रोडक्शन है, वाई कैपिटल इंटेंसिव है, एक्स लेबर इंटेंसिव है। वाई कैपिटल इंटेंसिव, एक्स लेबर इंटेंसिव। यहाँ तक काम आपने अब लिखा हुआ मुझे चेक करवाना है। ये फैक्टर अबंडेंस से हमने स्टार्ट करना है। फैक्टर इंटेंसिटी ये लास्ट टाइम मैंने काम दिया था, इसमें ये दो डायग्राम्स मैंने बता दी थी, और ये देख के पता चल जाता है कौन सी प्रोडक्ट लेबर अबंडेंट है, कौन सी कैपिटल अबंडेंट है। जो कैपिटल के करीब होगी लाइन, जिस तरह ये वाली, ये कैपिटल अबंडेंट है। अब ये वाई इंडस्ट्री को शो कर रही है, इसका मतलब वाई कैपिटल इंटेंसिव है। और ये वाली जो डार्क लाइन है ये लेबर के करीब है, एक्स एक्सिस पे लेबर ली हुई है हमने। तो इसका मतलब है ये वाली लाइन लेबर इंटेंसिव है, और ये एक्स कमोडिटी को शो कर रही है, K/L रेशियो इन एक्स। तो एक्स लेबर इंटेंसिव है, वाई कैपिटल इंटेंसिव है। नेशन टू में भी एक्स लेबर इंटेंसिव है, वाई कैपिटल इंटेंसिव है। इंटेंसिटी चेक करने का हमने ये तरीका सीख लिया। अब फैक्टर अबंडेंस ये चेक कर दिया हमने कि फैक्टर अबंडेंस कौन सा नेशन है और किस में है। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो प्राइस मेथड है, प्राइस की सेंस में आप चेक करते हैं, और दूसरा एब्सोल्यूट वैल्यू मेथड है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब आप क्वांटिटी देखते हैं, लेबर या कैपिटल, इन दोनों की फिजिकल अमाउंट आप चेक कर लेंगे। जिस मुल्क में जिसके जखायर ज्यादा होंगे वो मुल्क उसी में अबंडेंस रखता होगा। और अगर आप वो प्राइस वाली सीन में जाते हैं, वो फिर आप प्राइस रेशियो चेक कर लेंगे कि प्राइस रेशियो किस कमोडिटी की कम आ रही है या लेबर या कैपिटल की कम आ रही है। There are two ways to define factor abundance. One way is in term of physical unit, in term of overall amount of capital and labor available. और दूसरा मेथड ये है कि आप in term of relative factor price। अब ये सबसे पहला पैराग्राफ ये फिजिकल यूनिट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
अकॉर्डिंग टू, ये आज गलत तुम्हारा ना ठीक होगा, ये पढ़ो जरा पैराग्राफ। रेशियो है टी के व टी एल। ये आपको बताएगी कि क्वांटिटी या जखायर किसके ज्यादा हैं, लेबर के या कैपिटल के। और दोनों नेशंस का कंपैरिजन करना है, मतलब टी के व टी एल, ये नेशन वन का आपने निकाल लेना है, और टी के व टी एल ये नेशन टू का निकाल अच्छा लेना है। ठीक है। तो वो फिर आपको पता चले। इसी तरह अगर प्राइस की सेंस में आपने आना है, ये पी के व पी एल, ये आपने दोनों नेशन का चेक करना है, अच्छा नेशन ठीक वन हो का गया। नेशन टू का। अब अगर पी के व पी एल की सेंस में आएंगी तो ये लोअर होना चाहिए। इस टी के व टी एल में अगर आप आएंगे, ये हायर होना चाहिए अच्छा ठीक है। अबंडेंसी के लिए। लोअर जिसका होगा वो उसमें अबंडेंट होगा, इस सेंस में हायर जिसका होगा वो उसमें अबंडेंट होगा। समझ आ गई बात? ठीक हो गया, हाँ ठीक है सर, समझ आ गई इसकी। और इसके बाद फिर ये एक टर्म है ड्राइव डिमांड। ये आपने डेफिनेशन के तौर पे देख लेना है, ड्राइव्ड डिमांड किसे कहते हैं। ठीक We है सर। know that the demand for a factor of production is a drive demand for final commodity that requires the factor in its production. बाद बात एक प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, उसकी वजह से दूसरी प्रोडक्ट, उसकी डिमांड में इजाफा हो जाता है। वो ड्राइव कर रही होती है किसी दूसरी प्रोडक्ट की डिमांड को, तो इसे ड्राइव्ड डिमांड बोलेंगे। ठीक है। आप अगर कपड़ों की डिमांड में इजाफा करेंगे तो इसका मतलब है कॉटन की डिमांड में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाएगा। तो वो ड्राइव कर रही होती है कॉटन इंडस्ट्री को। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ आ गई, ठीक है हाँ। तो इसकी समझ आ गई। उसके बाद शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये दो नेशंस होंगे, दोनों के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप डिफरेंट होगी। वो शेप देख के ही आपको पता चलेगा असल में कौन सा नेशन किस में रिच है, लेबर में या कैपिटल में। अब नेशन वन, उसकी ये शेप बनी, इसका मतलब है ये अपने तमाम रिसोर्सेस अगर एक्स में लगाता है तो इसका मतलब है एक्स की प्रोडक्शन इसकी बहुत ज्यादा है। और वाई में अगर तमाम रिसोर्सेज लगाता है तो वाई, उसकी प्रोडक्शन रिलेटिवली कम है। तो यहाँ से फिर साबित हुआ कि ये नेशन लेबर अबंडेंट है, क्योंकि एक्स को हम मान ही बैठे हैं ये लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट है। इसी तरह अगर नेशन टू की ठीक बात है सर। करें, तो नेशन टू का पीपीसी ये, तो ये पीपीसी की शेप देख के हमें आइडिया हो जाएगा, अच्छा ये तमाम रिसोर्सेज अगर वाई पे लगाता है तो वाई की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है, और वाई को अगर बंद कर दे, तमाम रिसोर्सेज एक्स इंडस्ट्री पे लगाए तो एक्स की प्रोडक्शन सिर्फ इतनी सी है। तो इसका मतलब है ये ज्यादा आइडियल है वाई बनाने के लिए। तो वाई को हम मान के बैठे हुए हैं ये कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है, तो साबित हुआ नेशन टू कैपिटल अबंडेंट है। तो ये पीपीसी की शेप एक उसके पूरी, वो समझ लो कि नेशन की नुमाइंदगी होती है, लेबर अबंडेंट है या कैपिटल अबंडेंट है। ओके हो गया? पीपीसी देख लो, दूध का दूध और पानी का ठीक है पानी। सर। मुल्क अमीर है या गरीब है वो देखना हो तो नेशनल इनकम देख लो, उधर से सारा पता चल जाता है। नेशनल इनकम या जीडीपी देख लो। ये बातें हैं जी। अब ये है शेरोलन थ्योरी। आप सब ने ये काम करना है कि शुरू से लेके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसके बाद इसकी अजम्पशंस, फैक्टर इंटेंसिटी और फैक्टर अबंडेंस, ये सारा काम मुझे चेक करवा दें। इसकी सिर्फ डायग्राम रह गई है, वो डायग्राम आपको मैं कल करवा के ये थ्योरी अपनी कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है जी।